Hello friends, welcome to the channel and today we are going to cover one topic for semester 3 Delhi University new NEP syllabus. A philosophical inquiry into the origin of our ideas of sublime and beautiful written by very popular scholar Edmund Burke. This is the playlist which you can refer to for your preparation of all the NEP subjects for English honors. मैं अपने सभी लेक्चर्स में, चाहे वो मेरे यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स हैं या लाइव लेक्चर्स हैं क्लासेस के, हमेशा यही कहती हूँ कि राइटर के बारे में भी जानिए. डू नॉट ट्राई टू जंप टू द टॉपिक. राइटर को जानिए, तभी आपका आंसर बहुत अच्छा होगा, ब्यूटिफाइड होगा. तो एडमंड बर्ग के बारे में अब हम यहाँ पर जानेंगे. पहले काफ़ी ग्रेट फिलोसोफर, स्टेट्समैन और फाउंडर ऑफ मॉडर्न कंजर्वेटिज्म. अगर कोई स्पेशल टाइटल है किसी के लिए तो वो हाईलाइट करके मेंशन करिए. एग्जामिनर आपका बड़ा इंप्रेस हो जाएगा उस पॉइंट से. अपने राइटर का लाइफ स्पैन लिखिए अपने एग्जाम में और उनके मेजर वर्क्स में विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, ऑन द सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल, ऑन अमेरिकन टैक्सेशन. और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आता है ईयर्स को एसोसिएट करने के लिए या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए. एंड एन अपील फ्रॉम द न्यू टू द ओल्ड विग्स. विग्स एक काफ़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पर, उसके बारे में लिखा एक आर्टिकल है. और रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, इसका रिप्लाई तो मैरी वोस्टनक्राफ्ट ने भी दिया अपने बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल में, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में. अब अपने टॉपिक की बात करते हैं जिसको शॉर्ट में कहा जाता है अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी. पूरा नाम A philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful. यहाँ तक का ये पूरा टाइटल है आपका. पूरा टाइटल एटलीस्ट एक बार एग्जाम में ज़रूर मेंशन करिए और ईयर मेंशन करिए. 1757 का है ये और इट इज़ अबाउट एस्थेटिक्स. किस तरीके से कोई भी चीज़ हमें अपील करती है, राइट. हमारी आईज़ को स्पेसिफिकली सबसे पहले हमारी आईज कैच करती हैं किसी भी चीज़ की ब्यूटी. इंटरनल ब्यूटी तो बाद में पता चलती है, पहली चीज़ तो एक्सटर्नल ब्यूटी ही है जो कि इम्प्रेस करती है, एंड दैट इज व्हाट इज एस्थेटिक्स. इट वॉज द फर्स्ट कंप्लीट फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन फॉर सेपरेटिंग द ब्यूटिफुल एंड द सबलाइम into their own respective rational categories. आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सबलाइम का क्या मतलब है, तो डू नॉट वरी. सबसे पहले हम सबलाइम का मतलब जानेंगे और इस पूरे टेक्स्ट में बताया ही यही गया है कि ब्यूटीफुल और सबलाइम होने में क्या डिफरेंस है. ये तो है सबलाइम. सबलाइम की डिक्शनरी डेफिनेशन मैंने ली है यहाँ पर वर्ड टू वर्ड. समथिंग ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दैट मेक्स यू एडमायर समथिंग वेरी मच. किसी चीज़ से आप इतने इम्प्रेस्ड हैं कि यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम प्रेजिंग दैट थिंग. इतनी अच्छी लग जाती है कि दिल से ही एक आवाज़ आती है कि इसकी तारीफ करना तो बनता है. उत्कृष्ट, विशिष्ट, ऐसे आपको हिंदी मीनिंग्स मिल जाएंगे डिक्शनरी देखेंगे तो. स्पेसिफिक, डिस्टिंक्ट, एक्सक्लूसिव, डिस्टिंग्विश्ड, स्पेशल, इस तरीके के सिनोनिम्स आपको डिक्शनरी में ढूंढने पर मिलेंगे. समथिंग ऑफ वेरी 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 हाई क्वालिटी. According to Burke, the beautiful is that which is well formed and aesthetically pleasing. तो beautiful और sublime का difference हम लोग समझेंगे. Beautiful, it is okay, something good as per the conventional standards. आपके आसपास में भी कोई वॉल पेंटिंग होगी इस वक्त, कोई वॉल पेपर होगा इस वक्त, मे बी आपके फ़ोन का कवर, ये जो आपको लगता है कि अच्छा है, दिस ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, दिस फ़ोन कवर इज़ ब्यूटीफुल, दिस शर्ट इज़ ब्यूटीफुल, दिस वॉल इज़ ब्यूटीफुल, दिस सीनिक ब्यूटी इज़ ब्यूटीफुल. ठीक है, ब्यूटीफुल सबके लिए ब्यूटीफुल, एस्थेटिकली प्लीजिंग. सबलाइम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का इतना ब्यूटीफुल कुछ, या फिर इतना कुछ ऐसा विद हाई ग्रैंडर, बहुत ही शान शौकत है, ऐसी चीज़ कोई जो कि इतनी ज़्यादा उत्कृष्ट है, इतनी ज़्यादा विशिष्ट है, इतनी ज़्यादा स्पेशल है कि इट हैज़ गॉट द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय समथिंग, राइट. जैसे हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, हेलेन ऑफ ट्रॉय के बारे में अगर आप जानते हो, हेलेन ऑफ ट्रॉय वॉज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाना किसी चीज़ का कि इट बिकम्स द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, दैट इज सबलाइम. The preference for sublime over the beautiful was to mark the transition from the neoclassical to romantic era. Neoclassical era कब तक थी? रोमांटिक एरा से पहले पहले न्यू क्लासिकल एरा थी. रोमांटिक एरा 1798 में शुरू हुई थी
और इट वॉज स्टार्टेड बाय द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड। उससे पहले न्यू क्लासिकल एरा थी जिसमें कि अलेक्जेंडर पोप और ड्राइडन जैसे पॉपुलर पोएट्स थे। अब ये लाइन देखिए, फिर से समझते हैं। द प्रेफरेंस फॉर द सबलाइम ओवर द ब्यूटिफुल वॉज टू मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम न्यू क्लासिकल टू रोमांटिक एरा। तो न्यू क्लासिकल एरा में ब्यूटीफुल को प्रेज किया जाता था और ब्यूटीफुल से लेकर धीरे धीरे हम सबलाइम की तरफ बढ़ गए रोमांटिक एरा में। These are all the parts that we are going to cover. Edmund Burke philosophical inquiry part 1 section 7 करेंगे हम, और section 18 करेंगे, part 2 का section 1 to 8 करेंगे, और part 3 section 27 करेंगे हम लोग। तो ये सभी sections हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 सेक्शन 7 में एडमंड बर्ग कहते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है ह्यूमन लाइफ का, दैट इज पेन। किसी भी तरीके की पेन, कैन बी फिजिकल पेन, कैन बी इमोशनल पेन। जो इम्पैक्ट हमारे माइंड पर एक छोटी सी पेन का होता है, बॉडी पर, माइंड पर, वो किसी भी बड़े से बड़े प्लेजर से कहीं ज़्यादा होता है। एक छोटा सा सरदर्द है जो आपको पूरा दिन किसी भी काम को करने से रोक सकता है, लेकिन जब हमें खुशी होती है तो हमारा ध्यान उस खुशी से हटकर और नॉर्मल डेली की चीज़ों पर भी जाता है, राइट। सपोज वी आर वेरी हैप्पी फॉर समथिंग, वी अचीव्ड सर्टेन थिंग, और वी गॉट द फर्स्ट रैंक इन एग्जाम। खुश हैं, बहुत खुश हैं। उस खुशी के चक्कर में अपने नॉर्मल डेली रूटीन के काम तो नहीं छोड़ देते, बल्कि और ज़्यादा काम करते हैं, पार्टीज करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, दिस और दैट एंजॉय करते हैं, और डेली के जो भी काम करने होते हैं वो भी करते हैं। लेकिन जब दुखी होते हैं, छोटा सा सर दर्द होता है, तो बिस्तर पकड़ कर बैठ जाते हैं, कोई भी और काम भी नहीं करते जो कि नेसेसरी काम होते हैं, सब कुछ डिले होता चला जाता है। तो पेन का इम्पैक्ट खुशी के इम्पैक्ट पर भारी पड़ता है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। सेक्शन 18 में उन्होंने दो बातें की, एक तो सेल्फ प्रिजर्वेशन की, यानी कि अपने आप से प्यार करने की, अपनी देखभाल करने की, अपने बारे में सोचने की, और सेकंड, वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ह्यूमन इज द सोशल एनिमल। सो द पैशन बिलोंगिंग टू सेल्फ प्रिजर्वेशन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पैशन। सबसे पहले अपने बारे में सोचता है इंसान। द सेकेंड हेड टू विच द पैशंस आर रेफर्ड विद रिलेशन टू द फाइनल कॉज इज सोसाइटी। उसके बाद भी थिंक अबाउट अदर्स, कि दूसरों के सामने, दूसरों के साथ बिहेव कैसे करना है, दूसरों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करना है। दो चीजें होती। देर आर टू सॉर्ट्स ऑफ सोसाइटीज। द फर्स्ट इज द सोसाइटी ऑफ सेक्स, दैट इज ऑफ जेंडर। द पैशन बिलोंगिंग टू दिस इज कॉल्ड लव। जब हम सिर्फ मेल फीमेल की बात करते हैं, देन वी थिंक अबाउट लव, एंड दैट लव कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ लस्ट। इट्स ऑब्जेक्ट इज द ब्यूटी ऑफ वुमेन। उन्होंने मेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। द अदर इज द ग्रेट सोसाइटी, और दूसरा, हमें अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करना है, सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ, दूसरे क्रीचर्स के साथ खुद को एडजस्ट करना है। दिस पैशन इज लोअर देन लव, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ लस्ट नहीं होता है। नॉर्मली किसी गैदरिंग को, किसी पार्टी को अटेंड करना, वो सोसाइटी के लिए किया जा रहा है, बट विदाउट द मिक्सचर ऑफ लस्ट। But when there is love with the opposite gender, then it is the mixture of lust too. पार्ट 2 सेक्शन 1 की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल एडमंड बर्ग मानते हैं नेचर को। देखिए नेचर कितना ब्यूटीफुल होता है, इतना ब्यूटीफुल, वी आर फुल ऑफ एस्टॉनिशमेंट सीइंग द रिवर, द हिल्स, द वाटरफॉल्स एंड एवरीथिंग क्रिएटेड बाय नेचर। इतना पावरफुल होता है कि हमारी सोल में सस्पेंड हो जाता है वो नेचर। वी आर जस्ट ऑस्ट्रक, वी आर जस्ट mesmerized looking at some scenic beauty. नेचर के बाद ऐसा क्या है जो हमारे दिल दिमाग पर हावी हो सकता है? वो है डर। कुछ ऐसे डर जिनको हम जानते हैं और कुछ अनजाने डर। No passion so effectually robs the mind of all its powers of acting and reasoning as fear. For fear being an apprehension of pain or death. कई बार कुछ अनजाने से डर होते हैं, अपने दिमाग में हम बहुत सारी खिचड़ी बना लेते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, और फिर उस काम को करते ही नहीं, इनिशिएटिव ही नहीं लेते किसी काम को करने का। इसमें तो फेलियर हो जाएगा। फेलियर एक तरीके का डर, अगर हम ये काम करेंगे हमारे बस की बात नहीं है, फेलियर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कुछ भी करते हुए, कुछ भी रीजनिंग और एक्ट करते हुए, सबसे ज़्यादा क्या हमारे ऊपर हावी होता है? डर।
इट ऑपरेट्स इन अ मैनर दैट रिजेंबल्स एक्चुअल पेन। और इतना डर जाते हैं, जितना डर तो हाँ, जितना पेन तो एक्चुअल फेलियर में नहीं होगा, उतना पेन हम सिर्फ डर डर कर अपनी बॉडी और माइंड को दे देते हैं। और उस डर को और भयानक कौन बनाता है? ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी इज, इन हिंदी अगर हम कहें तो, अनिश्चितता। जब हमें हमारे पास कुछ भी सर्टेन नहीं होता ना, दिस कैन बी देयर, दैट कैन बी देयर, स्पेक्यूलेशंस होते, तो वो हमारे दिमाग पर और ज़्यादा हावी होता है। जब हमारे सामने कोई डर है, मान लीजिए कि कोई इंसान है हमारी फैमिली में जिससे किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से वी आर fearful, we can accustom our eyes to it, a great deal of anxiety vanishes। वो पर्सन हमारे सामने है या फिर वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, तब हम इतने एंशियस नहीं होते क्योंकि हम उसके साथ डील कर सकते हैं लाइव। लेकिन ऐसे डर का क्या करें जब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो सिर्फ हमारा ख्याली डर है। Everyone will be sensible of this who considers how greatly night adds to our dread in all cases of danger, and how much the notions of ghosts and goblins, of which none can form clear ideas। किसी जगह पर गए हैं, ऐसा लगता है कि नई जगह है, यहाँ कैसे एडजस्ट होंगे, कुछ आवाज़ें हमें परेशान करती हैं, लगता है कि कोई प्रेजेंट है लेकिन कोई नहीं होता। ऐसा डर जो होता है, जो कि ऑब्सक्योर डर है, वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। कभी कभी कुछ पॉपुलर कहानियाँ सुनकर अपने ही तरीके का डर दिमाग में बैठा लेते हैं, जो कि एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। इसके बाद वो बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लियरनेस एंड ऑब्सक्योरिटी, और वो कैसे समझाते हैं इसी बात को। ही सेज, इफ आई मेक अ ड्राइंग ऑफ अ पैलेस और टेम्पल और अ लैंडस्केप, आई प्रेजेंट अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। मेरे दिमाग में कुछ डर चल रहा है, उस डर की जब मैं तस्वीर बनाकर किसी को दिखा देता हूँ तो मैं अपने आप को क्लियरली प्रेजेंट कर पाता हूँ। माई पिक्चर कैन एट मोस्ट अफेक्ट ओनली एज पैलेस, टेम्पल और लैंडस्केप वुड हैव affected in reality, अगर पिक्चर बनाकर दिखा दी जाए। On the other hand, the most lively and spirited verbal description I can give raises a very obscure and imperfect idea of such objects। मैं किसी को सिर्फ डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ कि एक टेम्पल था जहाँ पर मुझे डर लगा, एक पैलेस था जहाँ पर मुझे डर लगा। पैलेस कैसा था, सिर्फ अपने वर्ड्स के थ्रू बता पा रहे हैं, तो सामने वाले पर्सन को वो इमोशन समझ ही नहीं आएंगे। और जब किसी को आपके इमोशन समझ नहीं आते, then you become more anxious, then you try to describe it more and more and more। हर बार तो आजकल तो कैमरास का ज़माना है, तो अपनी हर फीलिंग को हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि पिक्चर्स में कैप्चर करने की, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल कि आप हर फील को प्रॉपरली एक पिक्चर में रियल विजुअल प्रेजेंटेशन में कैप्चर कर पाए। तो वर्ड्स के थ्रू कुछ डिस्क्राइब करना, ही सेज, इज अनदर काइंड ऑफ नेक्स्ट लेवल फियर। इसके बाद वो कहते हैं कि पेन जो भी है ना, चाहे वो ऑब्सक्योर्ड पेन है चाहे वो विजिबल पेन है, आपके ऊपर उनकी ग्रेट पावर होती है। बिसाइड्स दोज थिंग्स विच डायरेक्टली सजेस्ट द आइडिया ऑफ डेंजर, कुछ चीज़ें जो डायरेक्टली आपको बताती हैं कि ये डेंजर है, ये पर्सन डेंजरस है, ये ऑब्जेक्ट डेंजरस है, इसको टच करने से करंट लग सकता है, या फिर किसी भी और तरीके के डेंजर्स जो कि आपके दिमाग को पता होते हैं, रियल या ऑब्सक्योर। आई नो ऑफ नथिंग सबलाइम विच इज़ नॉट सम मॉडिफिकेशन ऑफ पावर। तो वो कहते हैं कुछ भी हो, उन डेंजर्स में, उन फियर्स में एक पावर होती है। For first, we must remember that the idea of pain in its highest degree is much stronger than the highest degree of pleasure। ये हमने पढ़ा था अभी कि पेन जैसा भी हो, प्लेजर से ज़्यादा ही होता है। And that it preserves the same superiority through all these subordinate gradations। और उस पेन के सामने सब कुछ सबॉर्डिनेट है। सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है? पेन की। पेन आपके लिए एक तरीके से आपका बॉस होता है। Section 6, he talks about provision। Provision is to be deprived of the essentials like food, clothing, shelter, that is essential। और इसके अलावा भी किसी भी चीज़ का ना होना लाइफ में, जो कि बाकी सबके पास है, आपके आसपास सबके पास, लेकिन आपके पास नहीं है। इट कैन बी इवन अ लग्जरी। सो ही सेज कि ये सिचुएशन भी बहुत खतरनाक और बहुत हावी होती है इंसान के दिमाग पर। मैन इज नेवर लेस मिजरेबल देन व्हेन ही सीम्स टू बी डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग फॉर अनहैप्पीनेस
consists not in the provision of things but in the need which is felt for them. कई बार ऐसा है कि आपका पेट भरा हुआ है बहुत अच्छे से, बट स्टिल यू आर फीलिंग द नीड कि मेरे रेफ्रिजरेटर में आइसक्रीम होनी चाहिए क्योंकि मेरे एक दोस्त के रेफ्रिजरेटर में हमेशा आइसक्रीम होती है, राइट? यू आर नॉट इन डायर नीड ऑफ इट बट you want it for luxurious purpose or for whatever sake you can, but you need it. That is also kind of a miserable condition. All general provisions are great because they are all terrible, full of blankness, darkness, solitude and silence. तो कहीं ना कहीं जब आपको provision feel होती है तो ये सारी feelings उनके साथ अपने आप generate हो जाती हैं. पार्ट 7 में एडमंड बर्ग बात करते हैं वास्टनेस की, और यू कैन से ग्रेटनेस. चाहे वो सीनिक ब्यूटी हो जो कि हमारी आईज को प्लेजर दे रही है, चाहे वो कोई भी म्यूजिक हो जो कि हमारे ईयर्स को प्लेजर दे रहा है, चाहे वो कुछ नेगेटिव ही हो, फियर. जितना ग्रेट होता है उतना उसका इम्पैक्ट होता है. Greatness of dimension is a powerful cause of the sublime. This is too evident and the observation too common to need any illustration. It is not so common to consider in what ways greatness of dimension, vastness of extent or quantity has the most striking effect. हमारे आसपास हर जगह स्नोफॉल हो रहा है तो दैट विल इम्पैक्ट अस मोर. वही स्नोफॉल हमें हमारे रेफ्रिजरेटर्स में देखने को भी मिल जाता है, लेकिन अच्छा इम्पैक्ट कब आता है जबकि वो ग्रेट अमाउंट में है हमारे आसपास हर जगह. तो जितना जिस चीज़ की ग्रेटनेस होती है, अमाउंट ज़्यादा होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उतना इम्पैक्ट हमारे दिल, दिमाग और सोल पर ज़्यादा होता है, चाहे वो कोई नेगेटिव क्वालिटी है, चाहे वो कोई पॉजिटिव क्वालिटी है. इन सेक्शन 8 ही टॉक्स अबाउट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे दिमाग पर. इन्फिनिटी इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ अनसर्टेनिटी, यू कैन से. व्हेन यू आर अनसर्टेन अबाउट समथिंग देन ऑल्सो यू आर मोर फियरफुल. लेकिन जब आपको पता हो कि इसका कोई एंड ही नहीं है तब आप कितने फियरफुल होंगे. सो दैट इज द अनदर source of sublime infinity. If it does not rather belong to the last, infinity has a tendency to fill the mind with a sort of delightful horror. आपके दिल दिमाग पर वो हॉरर छा जाता है जब आपको पता है कि इसका कोई अंत ही नहीं है, right? So finally another source of sublime is what Burke calls infinity, where the eye is not able to perceive the bounds, the limits of something or see an object distinctly. And this is what gives rise to a terrible uncertainty of the thing. कहाँ तक ये fear मुझे लेकर जाएगा, उस तरीके का एक feel आना basically. For Burke, infinity has a tendency to fill the mind with a sort of delightful horror, which is the most genuine effect and truest test of sublime. इन्फिनिटी जब हमें फील होती है ना कि इस चीज़ का कोई अंत ही नहीं है, इस फियर का तो कोई अंत ही नहीं है, कहाँ ख़त्म होगा कहाँ शुरू होगा, तो उसका एक बहुत ही हाई लेवल इम्पैक्ट हमारे दिल दिमाग और बॉडी पर आता है. अगर आप में से किसी ने डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ा है तो आप लोग जानते होंगे डॉक्टर फॉस्टर्स एट द एंड ऑफ 24 years जब उन्होंने पूरी तरीके से एंजॉय कर लिया था, ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हेल. वॉट ही वॉज अफ्रेड ऑफ, ही वॉज अफ्रेड ऑफ इट्स इन्फिनिटी. उन्होंने कहा भी था कि मुझे कितने भी सालों तक, हजारों सालों तक हेल में रख लो, लेकिन कोई तो होप दो कि वन डे दिस ऑल पेन विल एंड. जब हमें ऐसा लगता है ना, कभी कभी एक एग्जाम्पल लीजिए, जब हम बीमार होते हैं, हेडेक ही होता है, ऐसा लगता है ये कभी जाएगा नहीं, और वो जो फील होता है ना कि माय गॉड ये हमेशा के लिए तो नहीं रुक जाएगा हमारे साथ, या कोई भी अनफॉर्चुनेटली कोई टर्मिनल डिसीज अगर किसी को होता है तो वो इन्फिनिटी होती है उस पर्सन के लिए. और वो इन्फिनिटी बेसिकली इंसान को ज़्यादा डराती है. जब हमें एक होप होती है ना कि दिस विल बी क्योर्ड, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तब हम उस प्रॉब्लम को हैंडल कर लेते हैं. लेकिन जब हमें लगता है कि दिस इज इटर्नल, देन दैट इज मोर प्रॉब्लमैटिक. पार्ट 3 सेक्शन 27, यहाँ पर वो समराइज कर देते हैं अपने इस पूरे टॉपिक को, और ब्यूटीफुल और सबलाइम के बीच में एक डिफरेंस बताते हैं हमें. On closing this general view of beauty, it naturally occurs that we should compare it with sublime. ब्यूटी जो है ना वो हमारी आंखों को, दिल को, दिमाग को एकदम से नजर आ जाती है. ब्यूटी बेसिकली विजुअल है.
And in this comparison, there appears a remarkable contrast. For sublime, objects are vast in their dimensions and beautiful ones comparatively small. अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको. The beautiful according to book is what is well formed and aesthetically pleasing. हमारी आंखों को लगता है कि ये चीज अच्छी है देखने में. That is what beauty is. Whereas the sublime is what has the power to compel and destroy us. Beauty is the description applied to the visual and sublime is the metaphysical reaction usually to a greater amount of event. This flower you can see. The flower is beautiful. This is beauty. But flower is there with thorns. And if we pluck these flowers, we can be hurt. This feel is sublime. So now we are done with this topic. This got published in year. किस किस को अभी तक याद है इतना टॉपिक पढ़ने के बाद? 1757. ईयर हमेशा याद रखिए. ईयर जब आप लिखते हैं अपने एग्जाम में तो वो आपका पहला इंप्रेशन होता है अपने एग्जामिनर पर और उसको लगेगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है. तो ईयर याद रखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रखिए, उनको एलेबोरेट करिए, घर पर भी प्रैक्टिस करिए. बिफोर योर एग्जाम ट्राई टू प्रैक्टिस elaborating the points that you have in your mind और आपकी preparation बहुत अच्छी हो जाएगी. A great thanks for watching. Best of luck for exam and please do not forget to share and subscribe the channel and do provide me your feedback in comments.